Hello, welcome to Zen Study. Today we'll talk about the burning topic that is one nation, one election. क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? चुनावी ईयर है ये, अभी चुनाव होने वाले हैं, तो चुनावी चर्चे में एक चर्चा और आती है वन नेशन वन इलेक्शन की, एक राष्ट्र और एक चुनाव. तो वी विल डील विद दिस टॉपिक टुडे. क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? क्या इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है? कहाँ कहाँ ये इम्प्लीमेंट होता है? दुनिया में कहाँ कहाँ वन नेशन वन इलेक्शन है? क्या इंडिया में पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन थे? इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे. हम देखेंगे कि क्या चैलेंजेस गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने में आ रहे हैं, उसके भी हम चर्चा करेंगे. इसके क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकते हैं, सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन. अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो इसको हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस के नाम से भी जानते हैं. हमारे कंट्री में इसको टर्म वन नेशन वन इलेक्शन दिया गया है, लेकिन अगर हम अब्रॉड बात करें, अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे इसे साइमल्टेनियस इलेक्शन कहा जाता है. इसे हम वन नेशन वन इलेक्शन हमारे अपने कंट्री में कहते हैं. होल्डिंग इलेक्शन टू लोकसभा, all state legislative assemblies and urban and local bodies, municipalities and पंचायत at the same time. क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? अगर हम लोकसभा के चुनाव, आपने देखा होगा कि हमारे देश में साल भर चुनाव चलते रहते हैं. कभी पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, कभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कभी हमारा लोकसभा चुनाव हो रहा है. तो ये चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है. इलेक्शन कमीशन का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें भी हमने पढ़ा था कि बहुत बर्डन वाला काम है. आने वाले हर 6 महीने में, हर 10 महीने में, हर जगह चुनाव होते रहते हैं. तो ये जो डिफरेंट इलेक्शंस हैं उनको एक साथ जब कंबाइन करके एक ही प्रोसीजर में जब वो इलेक्शन होगा कि लोकसभा के भी चुनाव हो रहे हैं और हमारे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हमारे म्युनिसिपल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं, सभी जब एक साथ होते हैं तो इसे वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से जानते हैं. हमें यहाँ पे ये भी जानना इंटरेस्टिंग होगा कि एक साथ चुनाव होने का मतलब क्या ये है कि हम एक ही दिन जाके वोट कर रहे हैं? इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे आगे. हम देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, a system in which all state and Lok Sabha election must be held simultaneously. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया. This will entail restricting the Indian election cycle so that elections to the state and the center coincide. जो हमारे साइकिल है, ये जो VCS साइकिल चलता रहता है इलेक्शन का, उसको हम यहाँ पे स्टॉप करने का काम करेंगे, उसको हम सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे और इसको हम कोइंसाइड करने का काम करेंगे. This would imply that voters will not vote for members of the Lok Sabha and the assemblies on the same day. मैंने पहले भी कहा आपको कि एक दिन में इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी आबादी है. हमारे पास 90 करोड़ का वोट बैंक है. जो हमारे वोटर्स की संख्या है वो हमारे पास 90 करोड़ है. वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन में से एक हम वोटर्स की भी पॉपुलेशन है. तो ये एक दिन में चुनाव नहीं होंगे, एक प्रोसेस होगा जो फेज मैनर में होगा. एक फेज में चुनाव होंगे. आगे बात करते हैं क्यों चर्चा कर रहे हैं हम इस टॉपिक की, क्या है, क्यों सुर्खियों में है ये टॉपिक. तो सितंबर 2023 में यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई जिसका नाम वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी रखा गया, जिसको हेड कर रहे थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी. इसको हेड कर रहे थे. इस कमेटी का नाम भी हमने कोविंद पैनल के नाम पे रखा. ये कमेटी क्या कहती है? ये कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया अभी रिसेंट. उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया अभी जो मौजूदा हमारी प्रेसिडेंट है उनको, जिसका जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया. The report said that simultaneous election would lead to a fundamental transformation in the electoral process and overall governance. इन्होंने सपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में बात की है. इन्होंने कहा है कि हाँ, हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए. साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात इन्होंने की है. आगे हम देखते हैं हिस्ट्री के बारे में. क्या देश में पहले भी कभी वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है? तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हमारा देश आज़ाद होता है, उसके बाद जब हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं फ्री इंडिया के, तो लोकसभा जो हमारा 1951 का चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी हमारी, क्योंकि हमारा देश आज़ाद ही हुआ था, हमारे पहले चुनाव हो रहे थे, उस वक्त हमारा चुनाव जो लोकसभा का होता है और जो हमारे स्टेट असेंबलीज के चुनाव होते हैं एक साथ शुरू होते हैं. The practice continued in the 3 subsequent general election held in 1957, 1962 and 1967. एक कंसेक्यूटिव प्रोसेस चलता रहता है जहां पे कि हमारे वन नेशन वन एक साथ इलेक्शन हो रहे थे, साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे थे. फिर क्या ऐसी बात हुई कि जो हमारा लोकसभा चुनाव है और जो हमारे अलग अलग स्टेट के चुनाव है वो अलग अलग वक्त पे होने लगते हैं. तो क्या मसला था उसमें? 4th लोकसभा जब आता है हमारा, जो 1967 में होता है, was dissolved प्रीमेच्योरली, 5 साल से पहले ही डिसॉल्व हो जाती है. तो हम अगर देखें तो हमारी कंप्लीट गवर्नमेंट जो चली इनिशियल फेज में, लगातार 5 साल की जो सरकार चली है वो हमारी
57 में चलिए, 62 में चलिए और 67 में चलिए, जिसमें कि हमारे नेहरू जी का टेन्योर इसमें से आता है। तो हमारी प्री मैच्योर गवर्नमेंट 1971 में कोलैप्स कर जाती है। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। हमारे यहाँ जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बिगिनिंग हुई, जो हमारे यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे थे, उसमें जो होल्ड लगता है पहला, वो कब लगता है? 1971 में लगता है। एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। आपको पता है 75-74 के दौर में, इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है 1975 में, उस टाइम पे डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज ऑफ सम स्टेट्स, वहां पे भी डिसॉल्व किया जाता है कि असेंबली इलेक्शन को, और जो हमारे लोकसभा चुनाव होते हैं उनको भी असेंबल किया जाता है, उसके एक्सटेंशन पीरियड को बढ़ा दिया जाता है, जैसा कि हमने इमरजेंसी में भी देख रखा है। तो वहां से हमारे साइमल्टेनियस इलेक्शन में एक ब्रेक लगता है। ये हमारी हिस्ट्री थी। बात हम करते हैं क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारे देश में, तो हमने देखा कि हमारे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे। अगर हम अब्रॉड की बात करें, हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो क्या और कई जगह है जहां पे ये हमारे साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं? तो हम देख सकते हैं कि हमारे साउथ अफ्रीका में, स्वीडन में, जिससे कि कहीं ना कहीं हम इंस्पायर हो रहे हैं। हम इंस्पिरेशन जो ले रहे हैं स्वीडन से ले रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉस्ट कटिंग की है स्वीडन ने साइमल्टेनियस इलेक्शन करवा के, बहुत बेनिफिशियल रहा है। वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग पे काम कर पा रहे हैं, वो अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए उनके पास एक प्रॉपर टाइम मिल पा रहा है। तो स्वीडन में ये चीज है। अभी इंडोनेशिया की बात मैं आपको बताऊं, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, हर जगह साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हो रही है। ब्रिटेन में, जिसकी हम कॉलोनी रह चुके हैं, वहां भी हमारे साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं। स्वीडन में क्या होता है, वहां पे एक सेकंड संडे ऑफ सितंबर ये फिक्स है कि हर 4 साल में वहां पे चुनाव होंगे और सेकंड संडे ऑफ सितंबर में चुनाव होंगे। तो हमने साउथ अफ्रीका का देखा, हमने स्वीडन का देखा, हमने ब्रिटेन की बात की। क्या एडवांटेज हो सकते हैं अगर किसी चीज को हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज जो है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। आपको पता है इलेक्शन में बहुत खर्च आता है, बहुत ज्यादा खर्च आता है। जहां पहले बहुत कम अमाउंट में चुनाव करवा लिए जाते थे, वहां पे अभी हमारे लास्ट इलेक्शन जो 2019 हमारे लोकसभा चुनाव जो है, उसमें 60,000 करोड़ का खर्चा है, जो हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं कोट कर रहा हूं आपको। तो हमारे कॉस्ट रिडक्शन हो जाते हैं। स्वीडन का हमने एग्जाम्पल लिया, वहां भी उन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन करवा के कॉस्ट रिडक्शन का काम किया। विधानसभा, लोकसभा, अदर जगह के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं, सारी जो सिस्टम और प्रणाली होती है, सारा जो तंत्र होता है, वो आके एक साथ इलेक्शन कमीशन के साथ काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हिंड्रेंस भी आती है वहां पे। तो हमारे कॉस्ट रिडक्शन में इसका रोल होता है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गवर्नेंस। मैं आपको बताया कि जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना रहता है हमारे, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आए, इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गवर्नेंस की बात हम करते हैं। इनकरेजेस पॉलिटिशियंस टू प्रायोरिटाइज लॉन्ग टर्म गवर्नेंस ओवर शॉर्ट टर्म गेन। अब छोटे छोटे वक्फों में जब ये गवर्नमेंट टूट जाती है, कोलैप्स कर जाती है, डिसॉल्व कर जाती है, तो क्या होता है? पॉलिसी बनती है, पॉलिसी अपने एंड तक पहुंच नहीं पाती है, वो अपने माइलस्टोन को अचीव नहीं कर पाती है। तो हम लॉन्ग टर्म गवर्नेंस की बात करेंगे। इंक्रीज वोटर टर्नआउट। वोटर्स आर लेस फटीग एज दे ओनली पार्टिसिपेट वंस एवरी फ्यू ईयर्स। अब क्या होता है कि हमारे जो वोटर काउंट है ये बढ़ जाता है। अगर हर एक फिक्स टेन्योर में इलेक्शन होते हैं, तो एक वोटर जो बेस है हमारा, वो भी बढ़ने की बात होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाते हैं। स्मॉलर पार्टीज जो है हमारी कैन कंपीट मोर इफेक्टिवली ऑन लार्जर वंस ड्यू टू रिड्यूस्ड ओवरऑल इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब क्या होता है, बार बार इलेक्शन लड़ने से जो छोटी पार्टीज होती है हमारी, अभी हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को भी डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, उसमें हमने देखा किसी को कम फंडिंग मिल रही है, किसी को ज्यादा फंडिंग मिल रही है। तो अगर हमारे एक पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्शन होता है, एक ही बार इलेक्शन होता है, तो जो छोटी पार्टीज है उसको भी मौका मिलता है, वो लोअर एक्सपेंसेस में भी अपने काम को दिखा सकती है, अपने काम को कर सकती है। इफिशिएंट यूज ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज अगर पूरे साल चुनाव में लगे रहेंगे, तो वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को देखने का जो जिम्मा है उनका, उसमें कहीं ना कहीं एक रोक आता है, कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस आती है, उसमें भी हमारी कमी होगी। सिक्योरिटी एफिशिएंट यूज ऑफ, हम सिक्योरिटी फोर्स का एफिशिएंट यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लगातार आए दिन हमारी इलेक्शन ड्यूटी लगती रहती है, कभी वेस्ट बंगाल में, कभी असम में, ये चीजों में इन्वॉल्व रहती है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, उसका भी बोझ कम होगा। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? तो हम पहला देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन चैलेंज होता है। सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे हम। क्या इलेक्शन इन ए डाइवर्स डेमोक्रेसी लाइक इंडिया कैन बी डिफिकल्ट, पर्टिकुलरली इफ गवर्नमेंट्स लूज कॉन्फिडेंस इन देयर असेंबली। अब हमने बात की कि हम लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सभी एक साथ करवाएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि हमारे लोकसभा चुनाव 5 साल चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव भी 5 साल, जो हम गवर्नमेंट बन के आती है किसी स्टेट में, वो 5 साल चले? अगर वो बीच में डिसॉल्व हो जाती है, अगर वहां प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो उसके क्या प्रोसीजर है, उसको हम कैसे सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे? ये एक समस्या आती है जिसको कि हम डिसएडवांटेज में डाल सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म इशू, हमारी फेडरलिज्म का भी इशू आता है यहां पे। इट इंप्लीमेंटेशन may require constitutional changes and could potentially challenge the federal nature of the Indian political system। जो हमारा फेडरल नेचर है उसको भी ये इंपैक्ट करता है। अगर मल्टीपल टाइम चुनाव होते हैं तो हमें मौका मिलता है, क्योंकि हमारे पास राइट टू रिवाइज नहीं है। हम अपने पॉलिटिशियंस को हम एक बार इलेक्ट करते हैं तो उसको रिवाइज नहीं कर सकते, हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पे हमारी क्या प्रॉब्लम आती है, फेडरल स्ट्रक्चर को भी एक इंपैक्ट पड़ता है कि अगर हम फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग बात करें तो हम बार बार, अगर हमें चुनाव, हमारे पास बार बार चुनाव का मौका मिल रहा है तो हमें अपने मिस्टेक्स को सही करने का मौका मिलता है यहाँ पे। Impact on voter behavior, वोटर में confuse national and state issues in simultaneous election, blurring the distinctiveness of state level politics। अब क्या होता है वोटर का बिहेवियर, अब सेंटर में गवर्नमेंट हम बनाते हैं, स्टेट में हम किसी और को वोट देके बनाते हैं। हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, स्टेट बेस्ड अलग पार्टीज जीत के आती है, सेंटर में कोई अलग पार्टी जीत के आती है। तो ये इन चीजों पे वोटर का जो है कंफ्यूजन बढ़ता है कि हम स्टेट के मुद्दों पे किसको वोट दें, हम सेंटर के मुद्दों पे किसको वोट दें। तो ये सारी चीजें आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज को हमने बताया है। इंपैक्ट ऑन रीजनल पार्टी, जो रीजनल पार्टीज हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऐसे केसेस में क्या होगा, जिसकी डोमिनेंसी रहेगी, सेंटर में जो पार्टी रहेगी, मौजूदा वक्त में भी हम देख सकते हैं, पास्ट में भी हमने देखा है ऐसा कि जो सेंटर में डोमिनेंस पार्टी रहती है, जिसके पास ज्यादा पावर रहती है, क्योंकि विनिंग टेंडेंसी सभी पार्टी के रहते हैं, हम विन कर सकते हैं। तो जो छोटी पार्टीज हमारी रहती है उनकी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हिंड्रेंस कर जाती है, उनको वो मौका नहीं मिल पाता है कि वो बड़ी पार्टी बन पाए या वो अपने जो वोटर बेस है उसको संभाल पाए। आगे क्या होता है, आगे हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी कंसर्न्स हो जाते हैं। फिक्स टर्म्स विदाउट द थ्रेट ऑफ रिकॉल कुड रिड्यूस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड इनकरेज। अब एक गवर्नमेंट आती है, उसको पता है कि 5 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं, तो वो रिजिड गवर्नमेंट बन जाती है, वो अपने अलग अलग चीजों पे, अपनी पॉलिसीज पे काम करना बंद कर देती है। वहां पे एक हमारे क्या होता है, हमने वहां पे रिकॉल, हमारे पास कोई फिक्स टर्म विदाउट द थ्रेट ऑफ रिकॉल, हमारे पास एक थ्रेट ऑफ रिकॉल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी पार्टीज जो एक एफिशिएंटली वर्क थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द टेन्योर, जो काम करना चाहती है, अपने आप को ग्रूम करना चाहती है, पब्लिक डीलिंग करती है, वो चीजें रुक जाती हैं। हो सकता है कि इलेक्शन जब आने वाले हों, चुनाव के मौसम में ही तनाव बढ़ता है और सारी चीजें होती हैं, इन पे काम किया जाता है। आगे देखते हैं हम चैलेंजेस क्या हो सकती है। हमने बात की वन नेशन वन इलेक्शन से, सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज की हमने बात की। अब हम देखते हैं कि क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है हमें अगर हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस की बात करें अगर हम, तो आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 जो है हमारा, और एंड 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन है 5 ईयर टेन्योर की बात करता है। ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं 83 सब क्लॉज 2 एंड 172, ये हमारे 5 ईयर टेन्योर लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की बात करता है, अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर। तो यहां पे हमारे 5 ईयर टेन्योर की बात होती है और वो पहले डिसॉल्व हो जाता है, तो उस केस में सिंक्रोनाइजेशन इशू आ सकता है। The concept of one nation one election raises questions about the repercussions if the central or state government collapse, जिसकी हमने पहले से भी बात की। हमने प्रेसिडेंट रूल की बात की, अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है कहीं पे तो क्या हम उसको तब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक हमारे अगले चुनाव नहीं आते। तो इन सब चीजों पे हमें चर्चा करने की जरूरत है, जिसके लिए हमारी कमेटी का गठन किया गया है। आगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो अगर हम देखें लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की बात आ सकती है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन पजेज significant logistical challenges including the availability and security electronic voting in machines। इतनी बड़ी आबादी के लिए जब हम एक साथ चुनाव करवाएंगे तो हमारे लॉजिस्टिक चैलेंजेस हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास जो हमारी ईवीएम मशीन्स हैं, हमारे वीवीपैट्स हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और भी सारे जो तंत्र है एक साथ जो काम करेगा, उन चीजों पे भी चैलेंजेस आ सकते हैं। फेडरलिज्म का कंसर्न हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। लॉ कमीशंस की बात हम करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म को कंट्रेरी टू आइडिया ऑफ इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 1, इसके कॉन्ट्रेरी में ये काम कर रहा है। साइमल्टेनियस इलेक्शन और क्या कर सकता है, ऑटोनॉमी पे भी इंपैक्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी पे ये इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, आगे और क्या चैलेंजेस हैं, और क्या रिकरेंस ऑफ इलेक्शंस एंड डेमोक्रेटिक बेनिफिट्स। जो हमारे रिकरेंस बार बार जो हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसके डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स को हम उठा सकते हैं, बार बार हम अपने वोट्स का फायदा उठा सकते हैं, उस चीज में ये रिकरेंस का काम करेगा। आगे क्या है, द करेंट सिस्टम ऑफ रिकरेंट इलेक्शन इज सीन एज बेनिफिशियल इन अ डेमोक्रेसी अलाउइंग वोटर्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज मोर फ्रीक्वेंटली हमारे वोटर्स अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लीगल कंसर्न्स क्या आते हैं, एक कमिटी थी, एक केस हमने बहुत फेमस केस पढ़ रखा है अपने पॉलिटी में, एसआर बोम्मई केस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन इलेक्शन process may violate the constitution is highlighted in the SR Bommai case, where the Supreme Court emphasized the independent constitutional existence of states की बात की थी हमारे SR Bommai केस में। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, उसमें हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन की भी बात की थी। अब क्या हम वे फॉरवर्ड, क्या हम गवर्नमेंट को सजेशंस दे सकते हैं।
तो अगर हम सजेशंस की बात करें, वे फॉरवर्ड की बात करें, तो सबसे पहले तो हमें बाइंडिंग कंसेंसस की बात करनी पड़ेगी। हमें कंसेंसस जनरेट करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, स्टेट्स और सेंटर के थ्रू, फिजिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। हमें कंसेंसस जनरेट करना पड़ेगा, सभी स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज, बिग पॉलिटिकल पार्टीज, सभी का एक कंसेंसस करना पड़ेगा हमें। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जब हम वन नेशन करवाना चाहे, वन इलेक्शन करवाना चाहे, एक बार में जब हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना चाहे, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें रिक्वायर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमें मजबूत इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। हमें इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा ताकि हमारे फेयर एंड फेयरफुल चुनाव हो पाए। जो हमारा परफेक्ट चुनाव का, हमारे जो इलेक्शन कमीशन का एक मोटो भी रहता है कि हम फेयर चुनाव करवाएं, उस चीज के लिए हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। और सबसे मजेदार बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात, कि हमें अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी। हमको अपने वोटर को अवेयर करना पड़ेगा। हमको अवेयरनेस अमंग वोटर्स अबाउट द एडवांटेज एंड चैलेंजेस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस इज क्रूशियल। हमें बताना पड़ेगा अपने वोटर्स को कि अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाते हैं, उससे देश का कितना बजट बच जाएगा, कितना कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, और भी हमारे एफर्ट्स बचेंगे। तो हमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों पे हमने बात की, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात की, सभी चीज़ों पे चर्चाएं की हमने। और हमारी अभी जो पैनल, जो हमारी कोविन पैनल की भी हमने बात की। इन सभी चीज़ों को मैंने ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं लाता रहूँगा। आप हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।